स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल इंग्लिश में वो है पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और उसमें से जैसे फुल स्टॉप है या कॉलम है, इन चीज़ों को इन डिवाइसेस को आप अपनी राइटिंग में यूज़ करते भी होंगे। जैसे कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें जो भी वर्ड्स का यूज़ होता है उनको अगर आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, यानी कि अगर आप एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, जिसको उर्दू में आप ख़त्मा भी बोलते हैं, जिससे एक बात एंड हो जाती है और फिर उसी बात को आप आगे लेके चलते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बात जो है वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप चल रही है। यानी कि वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ करना, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बात कर रहे हैं और आप अपनी बात को ख़त्म करेंगे तो अगला बंदा आपसे बात करेगा ना। यानी कि अगर आप बात करते चले जाएंगे तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा जब तक आप चुप नहीं कर जाएंगे। Similarly, when you are writing something and you are not adding any full stop, then it means that you have not ended your sentence. यानी कि अगर आप लिखते चले जा रहे हैं और आपने अपने सेंटेंस को एंड नहीं किया और फुल स्टॉप नहीं लगाया और आपने ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो वो आपकी मिस्टेक काउंट होगी आपके उस सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो जब आप उसकी फ़र्स्ट सेंटेंस की फ़र्स्ट वर्ड जो है उसको अगर आप कैपिटल लिखते हैं, तो इसी तरह से जब आप फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर आप लिखते हैं वो भी फिर कैपिटल ही होगा। ठीक है, जैसे ही माय नेम इज़, जो भी आप नेम लगा दें, माय नेम इज़ अली, माय नेम इज़ सना, और उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो आप लिखेंगे कि आई लाइक टू प्ले दिस एंड दैट। तो वो जो आई होगा ओबियसली वो आपका इस तरह से आपका कैपिटल होगा, या आप शी या ही जो भी आप आगे वर्ड लगाएंगे, किसी के बारे में भी आप बात करेंगे, फुल स्टॉप के बाद आप उसको कैपिटल करेंगे। लेकिन अगर आप वो बात ऐसे ही करते चले जा रहे हैं और उसके अंदर आप फुल स्टॉप नहीं ऐड कर रहे, तो आपके जो इस राइटिंग के जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे, तो उसमें उन्हीं को पंक्चुएशन कहा जाता है। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ द डिवाइसेस, यानी कि जो भी लैंग्वेज के रूल्स में डिवाइसेस शामिल की गई हैं उनको प्रॉपरली एक पैराग्राफ में पुट करना कि कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे अगर आप एक बात कर रहे हैं और आप उसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं लेकिन वो है क्वेश्चन, तो वो रॉन्ग होगा। आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनको हम पंक्चुएशन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पंक्चुएशन की, कि पंक्चुएशन किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप में से ज़ाहिर है कुछ स्टूडेंट्स को आप लोग अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप देखते होंगे कि उसमें भी ख़ास किस्म की डिवाइसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं। वेदर यू आर स्टडिंग मैथ्स कॉम, बीबीए और एजुकेशन or whatever, or you are mastering or getting a degree in English literature, किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो ख़ास किस्म की डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर आप देखते हैं कि आप एक ख़ास किस्म की आप ब्रैकेट्स का यूज़ होना, फार्मूलाज लगाए जाते हैं। सिमिलरली आप ये समझ लें कि इंग्लिश में जो फार्मूलाज लगाए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपरली उसको राइट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर पंक्चुएशन अब बहुत ही अहम रोल प्ले जो है ना वो करती है। तो पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, दैट व्हाट इज़ अ फुल स्टॉप, व्हाट इज़ अ सेमी कॉलन, व्हाट इज़ अ कॉलन, व्हाट इज़ अ कॉमा, वेयर ऑल दीज डिवाइसेस विल बी यूज। तो पंक्चुएशन की सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो उसकी डेफिनेशन करेंगे। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि
what is punctuation and what are the devices that can be used in the punctuation। तो सबसे पहले आप punctuation की definition लिखेंगे एंड देन वन बाय वन आप सब डिवाइसेस को लिखेंगे। लेकिन अगर अगर आपको कोई एक साथ ही आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इस पैराग्राफ पे, जैसे मैंने आपको माय हॉबी का पैराग्राफ दिया था कि इसके ऊपर आप अपना जो है वो करें, पैराग्राफ राइट करें, या आप कोई भी स्टूडेंट है वो एक पैराग्राफ राइट कर रहा है तो उसके अंदर उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, आज के लेक्चर में आप ये चीज़ें समझ जाएंगे। सो पंक्चुएशन इज़ अ वर्ड दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एक वर्ड था पंक्टम से ये जो पंक्चुएशन का वर्ड है ये ड्राइव हुआ। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि हमें लैटिन या ग्रीक से मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा जो इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलपमेंट आई वो रेनेसेंस एरा में आई, जब इंग्लिश स्कॉलर्स ने लैटिन का और ग्रीक्स का जो लिटरेचर था उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसके बारे में फिर पढ़ने के बाद लिखना शुरू किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश ने यानी कि अंग्रेज़ों ने लैटिन से या ग्रीक से कॉपी की हैं। तो ये भी पंक्चुएशन भी बेसिकली पंक्टम, लैटिन वर्ड पंक्टम से पंक्चुएशन का ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब है राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, कि लिखने में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या स्टॉप्स हैं जहाँ पे आपको क्या लगाना है। तो क्या क्या हो सकते हैं पंक्चुएशन के, कौन कौन से स्टॉप्स हैं। सबसे पहले है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है, फुल स्टॉप और पीरियड। देन कम्स कॉमा, देन कम्स सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में ऊपर एक डॉट आता है, नीचे एक कॉमा आता है। कॉलन में आप ऊपर एक डॉट लगाते हैं और नीचे एक डॉट लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको सबको पता है। एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब हमने किए थे, हुर्रा, अलास, उनके साथ जो लाइन और नीचे डॉट लगता है उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और इसके साथ कुछ और हैं आगे, वो भी आपको मैं साथ बता दूंगी। सबसे पहले वेरी इजी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जब आपने किसी चीज़ का पॉज देना हो, रुकना हो, सेपरेट करना हो एक बात को दूसरी बात से, जैसे माय नेम इज़ सारा, माय नेम इज़ अली, फुल स्टॉप। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। तो जब आप दो सेंटेंसेस को आपस में अलहदा करेंगे तो आप उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। इट इज़ यूज टू मेक द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। चाहे आप किसी बात को डिक्लेयर कर रहे हैं या जिसका कि चाहे किसी बात को आप इम्पेरेटिव मीन्स रिक्वेस्ट करना, कमांड देना, ठीक है। कोई भी आप अगर बात कर रहे हैं, कुछ भी आप कह रहे हैं, कोई भी आप बात करें, चाहे आप हुक्म दे रहे हैं, चाहे आप एडवाइस कर रहे हैं, चाहे आप कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप पॉज देंगे, वक्फा देंगे, तो उसको आप फुल स्टॉप कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कहते हैं कि यहाँ पे तो एक एग्ज़ाम्पल ली हुई है, डेयर पेशेंट जेंटल नोबल नेल वाज डेड। डेड के बाद फुल स्टॉप लगाया गया। इसी तरह मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग ख़ुद अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम्पल्स बनाएं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल बना सकते हैं कि आई लाइक टू प्ले हॉकी एंड दिस इज़ माई फेवरेट हॉबी, फुल स्टॉप। तो कोई भी एग्ज़ाम्पल्स आप बना सकते हैं जिसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आप यहाँ पे 1 और 2 एग्ज़ाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। फुल स्टॉप जो है वो एब्रीवेशंस के साथ भी लगाया जाता है और कभी कभी उसको ओमिट भी कर दिया जाता है। ओमिट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, यानी कि अगर लगाया जाए तो भी ठीक है, ना भी लगाया जाए तो गलत नहीं है। जैसे आप लिखते हैं ना BA FA MA, आप लिखते हैं कि आपने FSC FA किया है, तो अगर आप FA लिखेंगे F.A या M.A और MA भी लिख देंगे, इसी तरह MP या M.P भी लिख लेंगे। UNO के साथ आप डॉट डॉट भी लगा सकते हैं और सिंपल UNO भी लिख सकते हैं, ये ठीक हैं। लेकिन अगर आप ये ठीक हैं अगर मतलब लगाएं भी और आप नहीं भी लगाएं, बट लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को एंड करेंगे तो उस सेंटेंस को एंड करने के बाद आप फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। देन नेक्स्ट कम्स कॉमा।
कॉमा के बारे में आपको पता होगा कि कॉमा जो होता है ये भी पॉज के लिए होता है, लेकिन शॉर्टर पॉज के लिए। फुल स्टॉप तो कंप्लीट पॉज है ना, कि बात आपने ख़त्म कर दी। माई नेम इज़ सारा, फुल स्टॉप। लेकिन जो कॉमा होता है वो बात कंटिन्यू भी हो रही होती है, लेकिन एक बात को दूसरी बात से जब डिफरेंट करना हो और एक ही सेंटेंस के अंदर, तो उसके साथ हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टर पॉज एंड इज़ यूज्ड। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल देती हूँ। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, कॉमा, चिकन, कॉमा, एंड जो भी आप कहें, एंड फ्रूट्स। तो आप जो है वो कॉमा इसलिए लगाते हैं कि आपकी जो भी बात आप कर रहे हैं वो उसमें पॉज तो आया है, लेकिन वो बात ख़त्म अभी नहीं हुई, लेकिन आप एक बात दूसरी बात को डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एग्ज़ाम्पल देखें, आप देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा क्लोज करती हूँ। इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलायंस। ठीक है, कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली जो हैं उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया। फिर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ एग्ज़ाम्पल लगा लें कि सारा, कॉमा, आमना एंड अली वर प्लेइंग। तो सारा के साथ आपने जो भी दो लोग और जोड़े हैं उसमें से एक के साथ आपने कॉमा लगा दिया, यानी कि अलहदा हो गया ना सारा और अली, और उसके साथ फिर आपने एंड लगा दिया। तो इस तरह से आपकी शॉर्टेस्ट पॉज आ गया आपकी बात में। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई लाइक टू प्ले, कॉमा, आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, कॉमा, चिकन एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, कॉमा, चिकन एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स और हमने चिकन के दरमियान कॉमा लगाया। अब वेजिटेबल्स और चिकन जो हैं वो उनके दरमियान एक शॉर्टेस्ट पॉज आ गया हुआ है। देन नेक्स्ट आप देखें, ही लॉस्ट मनी, ही लॉस्ट लैंड्स, उसने अपनी क्या क्या खो दी, लैंड, मनी, कॉमा, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। रेपुटेशन और दोस्त भी, तो रेपुटेशन और फ्रेंड्स के साथ कॉमा लगा दिया गया है पहले, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में शॉर्टेस्ट पॉज को शो कर रही हैं। तो कॉमा जो, तो फुल स्टॉप जो है वो आप देखें, मैं यहाँ पे बना भी दे, मैंने यहाँ में से बनाया भी था। फुल स्टॉप जो है वो आप एक डॉट बनाते हैं, और जो है वो कॉमा जो है वो आप उसको, आप लोग को मैंने यहाँ पे ये बना भी दिया है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आप कोई भी एक दो एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये फुल स्टॉप का मैंने आपको फुल स्टॉप बना दिया यहाँ पे, कैन यू सी, एंड देन दिस इज़ द कॉमा। देन नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, अब आ जाता है नेक्स्ट पे हमारा जो नंबर 3 आप देख रहे होंगे। नंबर 3 मैंने इसको कर दिया है, रैन एंड मार्टिन की आपकी ये बुक है, और ये आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में भी मौजूद है, और कुछ स्टूडेंट्स के पास ये वैसे भी है हार्ड फॉर्म में भी। अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से भी इसको इमेजेस से भी इसको कर सकते हैं। देन कम्स सेमी कॉलन। सेमी कॉलन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सेमी कॉलन ऊपर एक डॉट होता है और उसके साथ नीचे जो है वो आप एक कॉमा बना देते हैं, इसको सेमी कॉलन कहा जाता है। ये भी पॉज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि फुल स्टॉप, कंप्लीट पॉज, कॉमा, शॉर्टेस्ट पॉज एंड देन सेमी कॉलन। ऐसे पॉज के लिए, ऐसे वक्फे के लिए, पॉज मीन वक्फा जो कि बहुत ग्रेटर इम्पोर्टेंस का हो, उसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। द सेमी कॉलन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैट इज़ शॉन बाय द कॉमा। ग्रेटर इम्पोर्टेंस के लिए जब आपने किसी चीज़ पे बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालनी हो, यानी कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं स्टूडेंट्स और आप उसके अंदर किसी बात पे बहुत जोर डाल रहे हैं, तो आप उसके साथ सेमी कॉलन लगाएंगे, यानी ऊपर एक डॉट एंड नीचे एक कॉमा। जैसे ही वॉज अ, एग्जाम्पल आप देख लें, ही वॉज अ ब्रेव, कॉमा, लार्ज हार्टेड मैन। लार्ज हार्टेड मैन, इसके बारे में कंप्लीट आप ये कह लें कि डिटेल है, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है, इसके साथ आपने
सेमी कॉलन लगाया एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। अब यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही सेंटेंस सिर्फ कॉमास के साथ लिख दें। इस सेंटेंस को आप अगर घर पे प्रैक्टिस करें कि ही वॉज अ ब्रेव कॉमा लार्ज हार्टेड मैन, ठीक है, और उसके साथ आप ना लगाएं ये अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते और आप लगा देते हैं एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, तो भी तो ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहला जब भी आप कॉमा लगाते हैं तो आप कॉमा जो है वो सेपरेट करता है एक बात दूसरी बात से, ठीक है। ब्रेव के साथ आपने कॉमा लगाया, लार्ज हार्टेड मैन ये भी उसकी क्वालिटी है, ब्रेव तो है ही है, ब्रेव के बाद तो कॉमा लगेगा, लार्ज हार्टेड मैन है ही है, लेकिन उसके साथ हमने कॉलन सेमी कॉलन इसलिए लगाया क्योंकि हमने लार्ज हार्टेड मैन जो है उसको एक पॉज दिया, क्योंकि वो इसकी क्वालिटी है, वो उसकी ग्रेटर इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, और उसके साथ फिर हमने एंड लगाया। यानी कि अगर हम सेमी कॉलन के बगैर एंड लगा देते तो सिर्फ कॉमा का यूज़ होता। सेमी कॉलन का यूज़ हमने यहाँ इसलिए किया क्योंकि हमने इसको इम्पोर्टेंस दी। इसके अलावा और कई एग्जांपल्स नीचे मैंने हाईलाइट कर दी हैं। हर कोट वाज प्योर, हर लाइफ सरन, गॉड गेव हर पीस, सेमी कॉलन, हर लैंड रिपोज्ड। कोई भी आप 2-3 एग्जांपल्स कर लें जो आपको इजी लगती हैं, बल्कि आप ख़ुद से बनाएं, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। जैसे ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर नी, इसके साथ आप एक एग्जांपल खुद से और बनाएं, यहाँ से कॉपी नहीं करें और ख़ुद से बनाएं। तो सेमी कॉलन कैसा होता है कि ऊपर एक डॉट के साथ नीचे एक कॉमा, और वो कब लगाया जाता है जब आपने एक ऐसी जगह पॉज देना हो जो आपको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंस, वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। देन नेक्स्ट इज़ कॉलन। कॉलन जो है वो एक कंप्लीट पॉज है, ठीक है, जो कि सेमी कॉलन को एक्सप्रेस करता है। The colon marks a still more complete pause than that expressed by the semicolon. इस सेमीकॉलन कैसा होता है, कॉलन कैसा होता है, 2 डॉट्स होते हैं और उनके आगे एक लाइन लगा दी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब किसी बात की इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, किसी बात की बहुत एक्सट्रीम, तो उसके साथ 2 डॉट्स लगा के आगे लाइन लगी होती है। आप पढ़ते हुए भी चीज़ें नोट करते होंगे, बट आप लिखते हुए ये चीज़ें नोट नहीं करते, लिखते हुए आप ये चीज़ें नहीं देखते। ये सब चीज़ें पंक्चुएशन का पार्ट कहलाती हैं और ये आपको लिखने में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और एक मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि जो कॉलन है ना वो ज़्यादा आपको कोटेशंस में भी नज़र आएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट पॉज होता है और ये एक्सप्रेस करता है सेमी कॉलन से ज़्यादा जो है ना बात को। यानी कि अगर एक बात ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है या एक बात जो है वो उसको अच्छा एक्सट्रीम पॉज देना है, तो उसके साथ आप, यानी बात चल रही है, फुल स्टॉप वाली बात, आप सोच रहे हो कि मैम कह रही हैं कि यहाँ पे कि बात पॉज देना है, और वो तो फुल स्टॉप में भी आता है स्टूडेंट्स। फुल स्टॉप का मतलब होता है बात को ख़त्म करना और फिर नई बात स्टार्ट करना, बट सेमी कॉलन और कॉलन तब लगाए जाते हैं जब बात चल रही होती है। बात चेंज तो होती है बट बात चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, बेकन सेज, बेकन कहता है, बेकन जो है वो एक प्रोज राइटर है और इसी की एक ये कोटेशन है। कोटेशन आप समझते हैं ना कि किसी की कोई कही हुई इम्पोर्टेंट बात। बेकन सेज के बाद 2 डॉट्स लगा के आगे लाइन लगाई गई है। बेकन सेज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। बेकन ने एक ऐसे लिखा है, उसमें उसने रीडिंग के बारे में और डिफरेंट स्टडीज़ पे लिखा है उसने, ये एक ऐसे ऑफ स्टडीज़। BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो उस पर उसने रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, रीडिंग इंसान को एक कंप्लीट आदमी बनाती है। रीडिंग राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, राइटिंग इंसान को एक एग्जैक्ट आदमी बनाती है। एंड स्पीकिंग अ रेडी मैन, और स्पीकिंग इंसान को रेडी मैन मीन एक्टिव पर्सन बनाती है। ये उसने स्टडीज़ के बारे में बताया है कि हमें क्या क्या स्टडी करना चाहिए और क्या पढ़ना लिखना और बोलना चाहिए, दैट्स इट। तो आप मेन चीज़ आप समझें कि कॉलन और सेमी कॉलन के बारे में आप ये चीज़ समझें। तो कॉलन का मतलब है कंप्लीट पॉज, यानी बेकन सेज, और उसके बाद 2 डॉट्स एंड लाइन एंड देन नेक्स्ट कोटेशन।
तो इसको हम कहेंगे कॉलन। और जो कोटेशन होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखी जाती है। वो आपको पहले ही पता होगा कि ये दो जो है वो कॉमास स्टार्टिंग में कैसे डाले जाते हैं और वैसे कैसे डाले जाते हैं एंड पे। तो कॉलन मीन्स कंप्लीट पॉज, और कॉलन की मैंने आपको दिखा दी है कि कॉलन किसको कहते हैं। दिस इज़ कॉलन। देन नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी। क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब आपने कोई भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है, और आप जो है वो बात ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ आप फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उसको हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि माय नेम इज़ सारा। अब इसके साथ क्या आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? नहीं, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क आप सबको पता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देन कम्स एक्सक्लेमेशन मार्क। वेरी इजी। जब आपने अपनी फीलिंग्स, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस एंड आफ्टर फ्रेजेस, सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी फ्रेज़ है, कोई भी क्लॉज है, ठीक है, उसमें अगर सडन इमोशन दिखाया गया है तो उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो आपको पता है कि वो ऐसा होता है, ऊपर एक लाइन एंड देन एक डॉट, जैसे हुरा, अलास, ओह, आ, वाओ, इस तरह के जो होते हैं सबके सब वर्ड्स, इनके साथ आप कौन सी डिवाइस लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है जो भी एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको एनक्लोज कर देना कि वो इस बंदे ने कहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कभी कोई नावल पढ़ा हो, चाहे आपने उर्दू का पढ़ा हो या इंग्लिश का पढ़ा हो, तो उसमें आप इस तरह से नावल जब पढ़ते होंगे तो स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती होगी कि वो कमरे में आया और वो बैठा, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा साथ ही तुम कैसी हो या तुम कैसे हो और तुम क्या कर रहे थे। तो वो इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा होगा? हम तो पढ़ रहे हैं ना वो नावल, लेकिन हमें कैसे पता चल गया कि वो बंदा खुद बात कर रहा है? हमें पंक्चुएशन ने बताया कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास में 3 लाइनें लिखी हुई हैं ये क्या हैं? ये जो हैं वो उस पर्सन के अपने वर्ड्स हैं। ये जो ड्रामाज प्ले किए जाते हैं और जो स्क्रिप्ट दिए जाते हैं डिफरेंट एक्टर्स को जो कि परफॉर्म करते हैं ड्रामाज, इनको भी जब स्क्रिप्ट दिया जाता है तो उसके अंदर उनको जो भी सारा रिटन फॉर्म में सारा का सारा डाटा मिलता है वो पंक्चुएशन बेस्ड होता है। उनको पता होता है कि ये वाली बात हमने करनी है, यहाँ पे हमने जस्ट एक्शंस शो करने हैं। कि जैसे अगर नावल में लिखा हुआ है ना कि वो आया, वो बैठा, वो आके बैठ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे उनको बोलना होगा उनको पता होगा कि ये वाली जो लाइंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है ये हमने बोलनी है। और इन्वर्टेड कॉमास कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप खुद से भी कर सकते हैं कि आई वुड रादर डाई। अब ये बंदा वो खुद बात कर रहा है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने खुशी से उसने जवाब दिया पुरजोशी से कि आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूँगा, देन ज्वाइन द ऑप्रेसर ऑफ माई कंट्री, ना कि अपनी कंट्री के ऑप्रेसर्स को ज्वाइन करूँगा। तो जो बात उसने खुद की है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए, लेकिन मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया ही एक्सक्लेम्ड को, क्योंकि ये उसका क्या है? एक्शन है। तो एक्शन जो है वो उसका, वो उसने करके दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए वो उसकी अपनी बात तो नहीं है ना, वो तो उसका एक्शन है। तो आई वुड रादर डाई देन ज्वाइन द ऑप्रेसर ऑफ माई कंट्री, ये आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। वेरी इजी। देन कम्स डैश। डैश ये देखिए मैंने बनाई है यहाँ पे। डैश जब आपने किसी बात को एब्रप्ट कहते हैं अचानक से, जब आपने किसी बात को अचानक से रोकना हो, अचानक से स्टॉप करना हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको डैश कहते हैं। यानी कि आप कुछ लिख रहे हैं और आप अचानक वहाँ रुकना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डैश लगा देंगे। टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थाट, कि आपकी अचानक चेंज ऑफ थाट हो जाती है। आप ये चीज़ें स्टूडेंट्स प्लीज़, आप जब पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो,
कोई और भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ें ज़रूर इनको अपने अप्लाई करें, पढ़ते हुए, रीडिंग करते हुए और फिर लिखते हुए भी, कि आप जब लिख रहे होते हैं, अभी आप पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप ये नोट करें कि क्या आप ये सब डिवाइसेस आपको आती हैं और आप इनको प्रैक्टिस भी करेंगे। टू इंडिकेट द अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट एज इफ़ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वाई लैमेंट द पास्ट, कि अगर मेरे हस्बैंड ज़िंदा होते लेकिन वो अचानक से रुक गई और कह रही है लेकिन अब इस पर क्या सोच, अब पास्ट के बारे में पछताने का क्या फ़ायदा। तो अब्रप्ट स्टॉप है ना कि इफ़ माई हस्बैंड वर अलाइव, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक अब्रप्ट स्टॉप है, तो उसके साथ क्या लगा के दिया, लगाया हुआ है, छोटी सी एक लाइन लगा दी गई है। दिस इज़ कॉल्ड डैश। डैश आपने सुनी ही होगी। देन नेक्स्ट कम्स हाइफन। हाइफन जो होता है वो डैश से छोटी लाइन होती है। लुक एट दिस, दिस इज़ द हाइफन। शॉर्टर लाइन देन द डैश यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स का आपको पता है ना, हमने किए थे। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? जब दो वर्ड्स को आपस में मिला दिया जाता है, जैसे क्लास टीचर, क्लास और है टीचर हो रहा है, लेकिन जब इकट्ठा किया जाएगा तो क्लास टीचर, क्लास फेलो, रूममेट, ये हमने किए थे ना। तो उनके साथ, उनके दरमियान स्टूडेंट्स, जो भी छोटी सी लाइन हमने लगाई थी दोनों को ज्वाइन करने के लिए, उसको हाइफन बोलते हैं। वेरी इजी। पासर बाय, मैन ऑफ वॉर, सन इन लॉ हमने किया था, क्लास फेलो हमने किया था, क्लासरूम शायद हमने किया था। तो इन सबको हाइफन कहा जाता है। लुक एट दिस, ये देखिए, पासर बाय, मैन ऑफ वॉर, इनको हाइफन कहा जाता है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस जो होती हैं वो डबल डैशेस होती हैं। मैं आपको पहले समझा देती हूँ। आप जब कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर ब्रैकेट में ही उसी जुमले के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। वो क्या होती है? वो हमें बता रही होती है कि इस जुमले में इस बंदे के साथ पहले क्या हो चुका है। उसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो राइटर्स होते हैं वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। उससे हमें समझ आ जाती है कि ओके, इस सेंटेंस में पहले ये हो चुका था या ये हुआ है, या एक हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप लोग अक्सर जब कुछ लिख रहे होते हैं, इस्लामियत की जो स्टूडेंट्स हैं, उर्दू के हैं, या आप लोग उर्दू तो आपने पढ़ा ही हुआ है, और इंग्लिश भी, इवन आप इंग्लिश में भी आप पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आप ब्रैकेट में भी साथ कुछ लिख देते हैं। मीन्स कि आप वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ये इसलिए डबल डैशेस आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अ फ्रेज और क्लॉज विच डज नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट। ऐसी सेंटेंस को, ऐसे फ्रेज को एक जुमले से में लगा देना जिसका ग्रामेटिकली उस जुमले से कोई ताल्लुक़ ना हो। नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट, जिसका जुमले से कोई भी ताल्लुक़ ख़ास नहीं हो। ठीक है, उसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। जैसे ही गेंड फ्रॉम हेवन, उसने हेवन से, उसने खुदा से या हेवन से ये चीज़ हासिल की। इट वॉज ऑल ही विश्ड अ फ्रेंड। अब अगर हम इट वॉज ऑल ही विश नहीं पढ़ते, पहले हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ही गेंड फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड, उसने हेवन से एक दोस्त लिया। ठीक है, या ही गेंड अ सन फ्रॉम गॉड। दरमियान में अगर हम लगा लें इट वॉज ऑल शी और ही विश्ड, क्योंकि वो ये चाहती थी, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई ना, तो इसको हम पैरेंथेसिस कहेंगे। एपोस्ट्रॉफ आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफ ओमिशन का ओमिशन मीन्स काट देना। जब आप डज नॉट लगाते हैं, DOESNOT, लेकिन आप DOES के साथ ऊपर कॉमा लगा के डी लगा लेते हैं और आप उसको डजंट या डज नॉट पढ़ते हैं, तो वो आपने NO को मिटा छोड़ दिया ना, और आपने अपने उस वर्ड को शॉर्ट कर दिया, तो उसको हम कहेंगे पैरेंथेसिस। समझ आ गई होगी आपको। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर। जब आप एक लेटर को या कई लेटर्स को आप ख़त्म कर देते हैं एक वर्ड में, जैसे हमने डू नॉट, आप यहाँ देख लें, डू नॉट, DONOT होना चाहिए ना,
आपने ओ नहीं लिखा तो आपने डोंट। इसी तरह एवर, ठीक है, ई के साथ आपने वी जो है वो गायब कर दिया और ऊपर आपने कॉमा डाल दिया तो ये एवर हो गया। तो ऊपर डू नॉट, साथ एवर और उसके बाद लाइव। आई हैव, सॉरी, आई के साथ आपने एच ए काट दिया और आपने भी ई लगा दिया तो आई, अक्सर आप आई हैव ऐसे लिखते हैं। इसी तरह आप डज नॉट, ली ओ ई एस, आगे डॉट लगा के टी लगा लेते हैं तो डज नॉट बन जाता है। तो जब आप ओमिट कर लेते हैं इनको हम एपोस्ट्रॉफ कहते हैं। दिस इज़ डन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। दीज आर ऑल कॉल्ड पंक्चुएशन। We can call them the devices of writing, that whenever you are writing a paragraph, the devices which are used and which should be used or which must be used to make an effective writing, these devices are called punctuation. ओके स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी यू विल टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप। टेक केयर एंड गुड लक।